पिछले सप्ताह हमने बात किया भाषा के अभिलक्षण की। और ये हम जब भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो इस तरह के प्रश्न मन में आ सकते हैं कि एक लेखक ने, जैसा कि अभी सुनीता से मेरी बात हो रही थी, सुनीता ने मुझे फोन किया था एक प्रश्न लेकर। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ एक आलेख, और वह आलेख आधारित है हॉकेट के शोध पर। हॉकेट जो हैं, उन्होंने जो शोध किया था और उन्होंने अपने शोध लेख में जो भाषा के अभिलक्षण बताए थे, उस पर आधारित है ये आलेख, जिसे लिखा है डॉक्टर उमाशंकर उपाध्याय ने। वो मैं साझा कर रही हूँ। अब जरा देखिए कि जब हॉकेट ने यह लेख लिखा, हो सकता है भाषा विज्ञान जो भोलानाथ तिवारी ने लिखा उनसे पहले लिखा हो, या उन्होंने इनसे उनके सामने ये आलेख ना आया हो, उन्होंने ना पढ़ा हो, तो इसमें कुछ बातें नई भी हो सकती हैं। इसलिए ये आवश्यक होता है एमए के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से कि जो नए शोध हो रहे हैं किसी भी उनके प्रश्न पत्र को लेकर, उसे भी वो देखें। और यही कारण है कि मैं नए आलेख आप लोगों के सामने साझा कर रही हूँ इस डिजिटल आधार के माध्यम से। तो हमने पिछले हफ्ते देखा था कि जो भाषाविद हैं अमेरिका के चार्ल्स एफ हॉकेट, उन्होंने 1959 में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें एनिमल लैंग्वेजेस एंड ह्यूमन लैंग्वेज में जो अंतर हैं, उन अंतरों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की भाषा और मानवेतर प्राणियों की भाषाओं में जो अंतर है उसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया। और उस अध्ययन के आधार पर सबसे पहले उन्होंने ये 7 अभिलक्षण मानव भाषा के प्रस्तुत किए। और इन 7 अभिलक्षणों की, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द्वैतता या संरचना द्वैत्व, उत्पादकता, यादृच्छिकता, अंतर विनिमेयता या व्यतिहारिता जिसकी मैंने बात की थी, विस्थापन, विशेषीकरण, सांस्कृतिक प्रेषण या संचारण। ये 7 विशेषताएं उन्होंने मानव भाषा की बताई थी। जो मानवेतर प्राणियों की जो भाषा है, ये उनकी विशेषताएं नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने शोध को और बढ़ाया आगे, और आगे चलकर उन्होंने, देखो मैं इसको इसलिए आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ आते हैं, और अभी तक जो ये 7 अभिलक्षण हमने देखे वो उनके 1959 के शोध पर, 1959 में किए गए शोध पर आधारित है। उसके बाद उन्होंने आगे और शोध किया 1960 में, और उन्होंने एक आलेख लिखा जो साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित हुआ। आलेख का नाम था, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, द ओरिजिन ऑफ स्पीच। और इस ओरिजिन ऑफ स्पीच में उन्होंने वापस 6 और अभिलक्षण जोड़े। कुल मिलाकर कितने हो गए भाषा के अभिलक्षण? 7 वो और 6 ये, यानी 13। अब आपकी ये बात जो अभी हम चर्चा कर रहे थे सुनीता, कि एक ही लेखक पहले जब उसकी शोध थोड़ी हुई होती है तो जो वो बातें करता है, आगे चलकर वो उसमें कुछ बातें जोड़ता भी है। जी मैम। या कभी कभी वो अपने विचारों में परिवर्तन भी देखता है और परिवर्तन करता है, क्योंकि उसने और शोध किया, तब उसे उसके और परिणाम मिले। तो यही है इस हमारे इस आलेख में भी यही हमें दिखाई दे रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, भाषा के अभिलक्षण। हॉकेट ने पहले 1959 में जो बातें बताई, 7 अभिलक्षण बताए, उसके बाद 1960 में जब उन्होंने और काम किया, 1 साल का अंतर है, तो उन्हें कुछ और मिले जो ये आपके सामने है। सबसे पहला है वाक श्रव्य सरणी। आप अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये नाम बता रही हूँ, हम इस पर विस्तार से चर्चा आगे चलकर करने वाले हैं। दूसरा है व्यापक प्रसारण और दिशात्मक अभिग्रहण, फिर है पूर्ण प्रतिपुष्टि, फिर है क्षिप्र विलोपन, अगला अभिलक्षण है विविक्तता, और इसके आगे है अर्थत्व।
अर्थत्व, जिसको अंग्रेजी में या जो भाषा शास्त्र जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, सिमेंटिक्स की चर्चा होती है। तो जो भाषा की सिमेंटिसिटी होती है, अर्थत्व होता है। आप लोग भी भाषा विज्ञान में अर्थ विज्ञान पढ़ रहे होंगे या शायद अगले सत्र में पढ़ेंगे, मुझे याद नहीं है आपका पाठ्यक्रम पूरा। अर्थ विज्ञान इस बार है अगले सत्र में, लेकिन अर्थ विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा आपको। तो भाषा का वो भी एक अभिलक्षण है, उसका अर्थत्व। तो अब हम इन पर एक एक करके चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाक् श्रव्य सरणी की। अब प्राणी जगत जो होता है, प्राणी जगत में मनुष्य और मानवेतर प्राणी सभी आ जाते हैं, और उसमें जब हम संप्रेषण करते हैं, और हमने ये पढ़ा था कि भाषा जो है वो संप्रेषण, विचारों को संप्रेषित करती है, विचारों का आदान प्रदान करती है, वो एक माध्यम है संप्रेषण का। तो संप्रेषण के लिए विभिन्न सरणियों का प्रयोग किया जाता है। अब ये सरणी क्या होती है, चलिए हम देखते हैं इसको। सरणी क्या है, जो एक लाइन होती है, या यूं कहें एक तरंग होती है, जो मैंने जब पहला ये आपका व्याख्यान लिया था, उसमें मैंने जब दिखाया था कि हम किस प्रकार की भाषा का अध्ययन करने जा रहे हैं भाषा विज्ञान के अंतर्गत, कुछ चित्र दिखाए थे मैंने आप लोगों को, जिसमें एक चित्र था जिसमें ध्वनि तरंगे दिखाई गई थी, याद होगा आप लोगों को। तो वो जो तरंग है उसे सरणी, जैसे ना सरणी का मतलब होता है एक कोई रेखा खींचना, एक कोई लाइन, एक कोई माध्यम बनाना। आगे चलकर हम इसको और अभी समझते हैं। तो विभिन्न प्रकार की सरणियों का प्रयोग प्राणी जगत में संप्रेषण के लिए किया जाता है। अब वो कौन कौन सी सरणियां हैं, जैसे सिद्धांततः देखे संप्रेषण के लिए दृश्य, श्रव्य, गंध, स्पर्श और स्वाद सरणी का उपयोग किया जाता है। अब ये किससे संबंधित है, हमारी इंद्रियों से संबंधित है। इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5, उन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, हम किसी चीज की गंध ले पाते हैं, स्पर्श का अनुभव कर पाते हैं और स्वाद ले पाते हैं। तो उसी प्रकार भाषा की भी एक सरणी होती है। कौन सी सरणी होती है, हमारे जो वाग अवयव हैं, जिसको वाग यंत्र, मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया है पहले, वाग यंत्र की बात मैंने की थी। तो मानव भाषा जो है वो वाग अवयवों द्वारा, यानी वाग यंत्र द्वारा, ये शब्द लिखा हुआ है आप ध्यान दीजिएगा, उनसे वो उच्चरित होती है और कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। और थोड़ा सा अगर आप इसको गूगल पर ढूंढें तो जो इसके बीच में जो है, यानी मुख से जब ध्वनि निकली और कान तक पहुंची, तो उसके बीच में जो ध्वनि तरंगे यात्रा करती हैं, वो पूरा जो है वाक् श्रव्य सरणी बनाता है एक। और ये जो है वाक् श्रव्य सरणी, इसी के माध्यम से भाषा जो है वो संप्रेषित होती है। आप ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण शब्द है, वाक् श्रव्य सरणी, अर्थात वाक् यानी वाणी या बोली जाने वाली भाषा, और वाग यंत्र से भाषा निकलती है और हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। तो वाक् श्रव्य के बीच में ध्वनि तरंगे जो होती हैं वह उसे पहुंचाती हैं, जो मुख से उच्चरित होती है उसे कानों तक वो तरंगे पहुंचाती हैं। तो ये जो पूरा है मुख से लेकर के कान तक पहुंचना उसका, इसे ही वाक् श्रव्य सरणी कहा गया है। तो ये भाषा की विशेषता है, ये भाषा का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, जो दूसरी सरणियां होती हैं, जहां जो भी हमने यहाँ पर बात की, जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, उसके माध्यम से हम जो देख सकते हैं, श्रव्य को छोड़ देते हैं क्योंकि श्रव्य का संबंध इससे ही है, भाषा से ही है।
गंध है, स्पर्श है, स्वाद है, इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें हम मान लीजिए कभी प्राप्त कर सकते हैं, कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए वाक वाक श्रव्य सरणी के माध्यम से ये जो भाषा का संप्रेषण होता है, इसे हम रात के अंधेरे में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उजाले की या प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत बड़ी विशेषता है। हम किसी खतरे को अंधेरे में नहीं देख सकते, लेकिन उस खतरे के बारे में अगर बोलकर बताया जाए तो हम उसे सुन पाएंगे, जो कि भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा अभिलक्षण है। और भाषा की यही जो विशेषता है, ये जो अभिलक्षण है, इसे ही ये वाक श्रव्य सरणी कहा जाता है। तो हॉकेट ने अपने उस आलेख में पहले के 7 अभिलक्षणों के साथ साथ ये 8वां अभिलक्षण भी जोड़ा। और इस प्रकार उन्होंने अच्छा, अब इसमें मानव भाषा और मानवेतर भाषा में भी अंतर है। कैसे? ये जो है जो मानवेतर भाषा है, उनके पास ध्वनियां तो होती हैं, लेकिन जिस तरह की हमारी एक पारिभाषित ध्वनियां हैं और हम उन ध्वनियों की छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर भाषा का निर्माण करते हैं, शब्द बनाते हैं, पद बनते हैं, वाक्य बनते हैं, उनके अर्थ होते हैं। मानवेतर भाषा में ये नहीं है। लेकिन अभी तक के जो हमने 6 अभिलक्षण पढ़े थे, उसमें हर बार मैंने ये कहा था कि ये मानव भाषा में है, लेकिन मानवेतर भाषा में ये वाला अभिलक्षण नहीं है। लेकिन वाक श्रव्य सरणी के लिए ये कहा जा सकता है कि मानवेतर भाषा में भी ये पाया जाता है। वो भी रात के अंधेरे में अगर कोई पशु बोलता है तो दूसरा पशु शायद उसे समझ ले। जैसे जब कोई खतरा होता है, आपने भी ये तो महसूस किया होता है, गली में ना कुत्ते बड़े जोर जोर से भौंकने लगते हैं रात के अंधेरे में। तो एक अगर शुरू करता है तो आप देखिए सारे इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसका मतलब है कि वह अपने समूह की भाषा को समझते हैं, और उनका भी ये वाक श्रव्य सरणी उनकी भाषा के अभिलक्षण, उनकी भाषा का अभिलक्षण भी हो सकता है, क्योंकि वह भी उसे रात के अंधेरे में संप्रेषित कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है इस दृष्टि से कि इसको अंधकार में भी इसके माध्यम से भाषा का संप्रेषण हो सकता है। बच्चा 1 मिनट के लिए मैं पानी, मुझे गला में खराश हो रही है, मैं पानी पी के आती हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे भाषा के अभिलक्षण यानी कि वाक श्रव्य सरणी की। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ मैम। अच्छा, फिर अगला अभिलक्षण जो उन्होंने बताया वो है व्यापक प्रसारण और दिशात्मक अभिग्रहण, और इसका संबंध भी वाक श्रव्य सरणी से है। कैसे है कि एक व्यक्ति के मुख से जब ध्वनि उच्चरित होती है या ध्वनि निकलती है तो उसका प्रसारण हो जाता है। वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से फैलती है, वो दूसरों के कानों तक पहुंचती है, और इस पर प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। देखा जा सकता है प्रयोग के माध्यम से, लेकिन हमारे अनुभव भी काम आ सकते हैं इसे समझने में। आप देखिए कि अगर कोई बोलता है तो जिस दिशा में उसका मुंह है उस दिशा में अधिक दूर तक उसकी ध्वनि जाएगी, लेकिन उसके पीछे की दिशा में उतनी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी ध्वनि।
तो ये उसका दिशात्मक अभिग्रहण होता है, भाषा का, ध्वनि का, माफ कीजिएगा, ध्वनि का दिशात्मक अभिग्रहण। जिस दिशा में एक तो व्यक्ति का मुख है, उस दिशा में अधिक दूर तक ध्वनि का प्रसारण होता है। दूसरा है हवा की दिशा में भी अधिक प्रसारण होता है। तो वाक् श्रव्य सरणी के माध्यम से ही ध्वनियों का व्यापक प्रसारण होता है और इसका दिशात्मक अभिग्रहण यानी ग्रहण करना, और इसको और सरल शब्दों में मैं कहूं तो होगा कि लोग इसे सुन सकते हैं। कौन सुन सकता है इसको? बोलने वाले के मुख से जब ध्वनि उच्चरित होती है तो वह वाक् श्रव्य सरणी के माध्यम से आगे प्रसारित होती है और जो आगे सामने जो श्रोता है उसके कानों तक वो पहुंचती है और वह उसको ग्रहण करता है, वह उसको सुन पाता है। तो बोलना और सुनना, और इसके बीच में है वाक् श्रव्य सरणी, और ध्वनियां जो निकलती हैं उनका इस प्रकार प्रसारण होता है और उसका दिशात्मक अभिग्रहण भी होता है। यानी जिस दिशा में बोला जा रहा है एक बात होती है और जिस दिशा में वायु बह रही होती है, हवा बह रही होती है, वो होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप कोई एक व्यक्ति है जो मान लीजिए कहीं बैठकर बहुत जोर से चिल्लाता है, या आजकल उसके पास कोई साधन है, लाउड स्पीकर है, और वो उस पर जोर से कुछ बोलता है, तो उसे जो लोग उसे देख नहीं रहे हैं, ये इसका विलक्षण, ये इसकी विशेषता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलने वाले को जो लोग देख नहीं रहे हैं वह भी उसे सुन सकते हैं। लेकिन जब अगर आप किसी को देखने की बात करें, दृश्य संकेतों की बात करें, तो जितनी दूर तक आपके ये श्रवण संकेत जाते हैं उतनी दूर तक दृश्य संकेत नहीं जा सकते, क्योंकि अगर कोई बाधा है, कोई दीवार है, कोई भी चीज है बीच में, तो व्यक्ति सामने वाले को नहीं देख पाएगा, लेकिन उसकी आवाज सुन सकेगा। तो इसलिए ये जो प्रसारण और दिशात्मक अभिग्रहण है, ये भाषा का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है जो दूसरे संकेतों में नहीं पाया जाता है। लेकिन मानवेतर प्राणियों की भाषा का भी ये अभिलक्षण है, यानी ये भेदक नहीं है। पहले शुरू के 6 जो हॉकेट ने बताए थे अभिलक्षण, वो मानव और मानवेतर भाषा का भेदक अभिलक्षण था। मानव की भाषा में ये विशेषता होती है, लेकिन मानवेतर भाषा में ये विशेषता नहीं होती है। लेकिन आज के जो जिन हम 6-7 की बात कर रहे हैं अभिलक्षणों की, उनमें से 2 अभी तक जो हमने देखा वह मानवेतर भाषा के भी अभिलक्षण हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। अगली चीज है, अगला जो अभिलक्षण है वो है पूर्ण प्रतिपुष्टि। अब देखिए पूर्ण प्रतिपुष्टि का क्या मतलब है? जैसे कि मैं जो बोल रही हूं उसे मैं भी सुन रही हूं, यानी कि मैं जो बोल रही हूं, अगर कोई कहे कि आपने ऐसा नहीं वैसा बोला, तो मैं उसे जवाब दे सकती हूँ कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं बोला, मैंने भी सुना ना जो मैंने बोला। तो ये प्रतिपुष्टि, फीडबैक हमें खुद को मिल रहा होता है। प्रतिपुष्टि मतलब होता है फीडबैक। तो ये सिर्फ श्रोता नहीं सुनता है, जो मानव भाषा होती है उसे वक्ता खुद भी सुनता है। और इसलिए वो कई बार देखो, जब मैं कहती हूँ क्यों मैं बीच बीच में ऐसा कह देती हूँ, अच्छा माफ कीजिएगा ऐसा नहीं वैसा, आपने नहीं कहा ये कि मैडम आपने गलत बोला, या मैडम आपका उच्चारण सही नहीं था। ऐसी गलतियां हो जाती हैं जब हम लगातार बोलते हैं तो। लेकिन आपके बोलने से पहले ही मैं कहती हूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, अच्छा माफ कीजिएगा ये नहीं ये, वो इसीलिए मैं कह पाती हूँ क्योंकि मैं खुद सुन रही हूँ मैं जो बोल रही हूँ। और जैसे ही मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाती है मैं तुरंत उसे सुधार लेती हूँ। ये भाषा का मानव भाषा के संकेतों का जो है एक बहुत बड़ा अभिलक्षण है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
कि हम खुद अपने आप को सुने और हम अपनी भाषा का निरीक्षण करें और हम उसे सुधार लें। और संभवतः आप देखिए, कबीर का एक दोहा है बड़ा महत्वपूर्ण, मुझे अभी अभी याद आ रहा है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। हम इसे तोल कर निरीक्षण करना, यही है, हम तोल सकते हैं। तो ये तो एक तो उनकी बात ये भी थी कि सोच विचार कर बोले, लेकिन अगर आप सुन पा रहे हैं तो बोलते समय भी अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे सुधार सकते हैं, अपने उच्चारण को सुधार सकते हैं, अपनी बात को सुधार सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और ये इसलिए ये इसकी जो पूर्ण प्रतिपुष्टि हो जाती है, ये जो है मानव भाषा का एक अभिलक्षण है। अब इधर देखिए, कई बार होता है कि ये भाषा का विलक्षण क्यों है, भाषा की विशेषता क्यों है, ये भी एक प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए। तो आप देखिए, मान लीजिए हमें किसी पर क्रोध आता है और हम उस समय हम दर्पण के सामने नहीं हैं, तो हम अपना चेहरा नहीं देख सकते कि हम किस प्रकार सामने वाला हमारा चेहरा देखकर उसे ग्रहण कर रहा है, हमारे उस क्रोध को समझ पा रहा है। लेकिन आईना देखकर हम जान पाएंगे। लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो हमें किसी आईने की या किसी दूसरे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, हम उसे अपने ही कानों से बिना किसी उपकरण की सहायता के सुन सकते हैं। तो ये होता है, पूर्ण प्रतिपुष्टि हो जाती है। और दूसरी चीज आप देखिए, इसे इस रूप में मैं जब इसको सोच रही थी कि आप लोगों को कैसे समझाऊंगी, ये जो अगला विलक्षण है क्षिप्र विलोपन, ये विलुप्त हो जाता है, बड़ी तेजी से विलुप्त हो जाता है। तो मैं ये कल्पना कर रही थी और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, आप लोगों को भी आएगा मैं अभी जब बताऊंगी। तो आप देखिए, आपने कभी रात को हम छत पर लेटे हुए होते हैं या बैठे हुए होते हैं तो देखते हैं कुछ जिसे हम कहते हैं ना रॉकेट जा रहा है, रात को एक रेखा सी, प्रकाश रेखा सी खिंचती हुई चली जाती है, और जैसे जैसे वो रेखा आगे बढ़ती है वो पीछे से वो मिटती चली जाती है। तो वो क्या होता है, वो विलुप्त हो जाती है, यानी आगे बढ़ती चली जाती है लेकिन पीछे से वो मिटती भी चली जाती है और वो अब उसके निशान नहीं बचते हैं, नहीं रह जाते हैं। यही बात भाषा के संकेतों पर भी लागू होती है। और इसे हम हमारे पास, चलिए भाषा के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है कि हम इसे कैसे देखें, लेकिन हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। अभी देखिए, मैं जिस कमरे में बैठी हुई हूँ और यहाँ पर जो बोल रही हूँ, जैसे ही मैं बोलना बंद करती हूँ वहां पर शांति हो जाती है, यानी कि वह संकेत भी विलुप्त हो जाते हैं। मेरी जो ये ध्वनि है, जो वाक श्रव्य सरणी के माध्यम से और आज के संदर्भ में कहें तो इस डिजिटल माध्यम से आपके कानों तक पहुंच रही है, वो पहुंचकर आपके कानों तक फिर वो विलुप्त हो जाती है, फिर वो यहां नहीं रह जाती है। अब अगर कल्पना कीजिए कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, 1 घंटे तक हमारा ये व्याख्यान चलता है और 1 घंटे तक हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, अगर ये सब उस रास्ते में पड़ा रहे तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम वाली स्थिति आ जाएगी। पहले से ही वो जो सरणी है, वो जो रास्ता है वो भर गया है। अब तो मैं जो दूसरा बोलूंगी उसको जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, वो ध्वनि कानों तक नहीं पहुंचेगी, श्रोताओं के, आप लोगों के कानों तक। तो ये जो है ये भी बहुत बड़ा अभिलक्षण है और इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। अब देखिए, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है सड़कों पर और वो जाम हटाती रहती है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, पीछे से और लोग आ रहे होते हैं और इस तरह से वो काफिला, वो एक तरह से कहें, चलता रहता है।
पीछे से आने वालों के लिए जगह बनती रहती है, क्योंकि आगे वाले आगे बढ़ते रहते हैं। और जहां जाम लग जाता है वहां बड़ी भयंकर स्थिति हो जाती है, आधे आधे घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तमाम प्रकार के प्रदूषणों का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप सोचें, आप देखें कि जो भाषा के हमारे संकेत हैं, संकेत कौन से हैं? ये ध्वनियां जो मेरे मुख से उच्चरित होकर आपके कानों तक पहुंच रही हैं, इनका अगर शीघ्रता से, क्षिप्र मतलब तेजी से, शीघ्रता से इनका ये मिट ना जाए, ये विलुप्त ना हो जाए, तो जो अगली ध्वनि मेरे मुंह से निकलती है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो ये भी आप जरा देखिए, आप में से हो सकता है कोई भाषा पर अध्ययन करे, आगे चलकर शोध करे, तो कितनी बारीकी से इसे समझा होगा हॉकेट ने, और एक एक चीज को कैसे देखा होगा, शायद प्रयोग किया होगा भाषा की प्रयोगशाला में, कि ध्वनियां किस तरह से मुख से उच्चरित होती हैं और कानों तक पहुंचती हैं श्रोता के, और जो यहाँ से जब चली हैं जो, वो वहां पहुंचकर बाकी जगह फिर खाली हो जाती है। आप जरा देखिए, जरा सोचिए कि इस कमरे में बैठकर जहां मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर मेरे ये सारे शब्द अगर गूंजते रहते तो ये तो शोर से भी अधिक परेशान करने वाला मामला हो जाता, फिर यहाँ कुछ बचता ही नहीं। और एक समय ऐसा भी आता 2-4 घंटे पढ़ा लेने के बाद कि अब और हम कैसे पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ तो भर गया है, जो पीछे की दुनिया है उसी से ये पूरी जो जगह है वो भर गई है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती अगर ऐसा होता तो। लेकिन भाषा की ये विशेषता है, ये विलक्षण है कि इसकी ध्वनियों का, इसके ध्वनि संकेतों का तेजी से विलोपन हो जाता है, बड़ी शीघ्रता के साथ ये मिट जाते हैं। जबकि और इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि भाषा विज्ञान वाक भाषा का अध्ययन करता है, लिखित भाषा का अध्ययन नहीं करता है। आप देखिए, इसीलिए ये अभिलक्षण वाक भाषा का है लेकिन लिखित भाषा का नहीं है। एक नोटबुक खरीदिए आप, उस नोटबुक में मान लीजिए 100 पेज हैं, आपने 1 2 3 4 5 10 20 50 100 पेजेस लिखकर भर दिए। अब आप उस पर दोबारा नहीं लिख सकते हैं, आपको दूसरी नोटबुक खरीदनी पड़ेगी। यानी कि वहां जितना लिख दिया गया है वो विलुप्त नहीं होता है, लेकिन वाक भाषा की ये विशेषता है कि वह विलुप्त हो जाती है, और जो वाक श्रव्य सरणी है उसे खाली कर देती है, ताकि दूसरी ध्वनि जो आने वाली है उसके लिए जगह हो, उसे जगह मिल जाए। तो ये एक आपका भाषा का अभिलक्षण है। अगला अभिलक्षण देखिए, भाषा का अगला अभिलक्षण है उसकी विविक्तता। अब ये विविक्तता क्या है? देखिए, वाचिक भाषा में जो होता है उसमें एक निरंतरता होती है, एक वाक प्रवाह होता है। और मैंने पहले भी बताया, फिर से बार बार मैं इस बात को दोहरा रही हूँ, हम वाक भाषा की बात कर रहे हैं। तो वाक भाषा में एक प्रवाह होता है। जैसे आप देखिए, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, लगातार मेरे मुंह से ध्वनियां निकल रही हैं, और जो मेरे मुख से निकल रहा है आप उसे उसी रूप में सुन पा रहे हैं। और एक वाक्य जो मेरे मुंह से, या कोई भी एक बात जो मैं कह रही हूं, वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, उसे भी आप बड़े ही स्पष्ट रूप से उसे आप समझ पाते हैं। और फिर आप ये भी समझ लेते हैं कि अब मैं एक दूसरी बात कर रही हूं, अब मेरा यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया, या मैं जिस विषय की बात कर रही हूँ, मान लो कि एक अभिलक्षण की बात कर रही थी, अब वो अभिलक्षण पूरा हो गया, अब मैं दूसरे अभिलक्षण की बात कर रही हूँ। ये किसके माध्यम से आपको पता चल रहा है? ये पता चल रहा है आपको भाषा के माध्यम से। और भाषा इस समय भी वाचिक ही है, मैं बोल रही हूँ,
भले ही आपको इस लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, वो इसलिए भी है ताकि आपका ध्यान वहां रहे, क्योंकि जिन शब्दों का मैं उच्चारण कर रही हूं ताकि आप उसे अच्छी तरह से देख सकें और उसकी वर्तनी से परिचित हो सकें। लेकिन जो वाक प्रवाह है वह तो मेरी वाचिक ध्वनि का है। तो जो मेरे मुख से निकलने वाली ध्वनि है वह कहाँ आरंभ हो रही है और कहाँ अंत हो रहा है, उसका स्पष्ट रूप से आप उसे समझ पा रहे हैं। और यही जो है ये इसका ये अभिलक्षण है भाषा की विविक्तता। वी मतलब जब भी किसी भी शब्द के साथ वी लग जाता है मतलब वो विशेष हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता है कि ये विविक्त है, विक्त है, अलग हो सकती है। आप इसको अलग करके आसानी से समझ सकते हैं। और ये आप पशु पक्षियों और दूसरे प्राणियों के ध्वनि संकेतों में आप ये अभिलक्षण नहीं पाएंगे। कैसे नहीं पाएंगे? आप देखिए यहाँ पर भी उदाहरण दिया गया है, ये दूसरा परिच्छेद आप देखिए। कोई शेर अगर दहाड़ता है तो उसकी एक दहाड़ से दूसरी दहाड़ में कोई अंतर है क्या? इसे समझा जा सकता है? मेरी इस बात में को तो आप समझ पा रहे हैं कि अभी मैं शेर की बात कर रही हूं और अगला हो सकता है मैं कोयल की बात कर दूं। तो आपने आरंभ और अंत समझ लिया कि अभी तक मैंने शेर की बात की और अब मैं कोयल की बात करने वाली हूं या कर रही हूं। लेकिन सिंह की गर्जना या दहाड़ में ये अंतर नहीं किया जा सकता, सिर्फ मानव की भाषा में ये अंतर किया जा सकता है। या कोयल कूकती है तो एक बार जो वो कू करती है, दूसरी बार जब वो कू करती है तो क्या ये समझ में आता है कि वह उसके पहले कू और दूसरे कू में क्या अंतर है? शायद नहीं। हमें तो उसकी कूक जो है एक जैसी ही लगती है, वो जितनी बार भी करती है, चाहे वो प्रसन्न होकर करे चाहे वो रो के करे, वो भी हमें नहीं समझ में आता है। तो ये जो विविधता है, आरंभ और अंत को अच्छी तरह से समझ पाना भाषा को, वाचिक भाषा को, ये सिर्फ मानव भाषा का अभिलक्षण है, ये पशु पक्षियों की भाषा का अभिलक्षण नहीं है। और अगला जो अभिलक्षण है अर्थत, तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो मानव भाषा है, मानव ध्वनियां हैं और उन ध्वनियों से जो शब्द बनते हैं और उन शब्दों से जो वाक्य बनते हैं, उन इन सब का अपना एक अर्थ होता है। और पहले भी हमने पढ़ा कि मानव भाषा एक भाषा भाषी समूह जिसने यादृच्छिकता के आधार पर उन ध्वनियों को, उन शब्दों को, उन पदों को, वाक्यों को बनाया है, वह उसे समझ सकता है। दूसरा नहीं समझ पाएगा, लेकिन पहला वाला तो समझ पाएगा। जो उसी भाषा समूह का है वो समझ पाएगा, दूसरी भाषा समूह वाला नहीं समझ पाएगा। तो ये मानव भाषा की एक इस विशेषता की ओर संकेत करता है कि एक भाषा भाषी समूह की जो भाषा होती है उसमें उनकी भाषा में अर्थत्व होता है, यानी अर्थ होता है उनके शब्दों में, उनके वाक्यों में, उनकी भाषा में, और उसे उसी भाषा समूह के जो दूसरे सदस्य हैं वह उसे समझ पाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है भाषा का। और फिर आगे चलकर हॉकेट ने और काम किया। तो अब आप देखिएगा, याद रखिएगा, भाषा के अभिलक्षण मैंने पहले 6 बताए, फिर 7 बताए, मिलकर हो गया 13। और फिर हॉकेट ने और काम किया तो वो हो गया 3 और अभिलक्षण वो हमारे सामने लेकर आए। तो ये जो 3 और अभिलक्षण हैं ये क्या है, ये भी बहुत समझने की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है। इन्हें मिलाकर सारे अभिलक्षण हो गए 16। तो ये 3 क्या है? एक तो है वाक्छल, दूसरा निजपरकता और तीसरा अधिगम्यता। और ये आप देखें तो मानव भाषा की ही विशेषता है। मानवेतर प्राणियों की भाषाओं में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं।
कैसे नहीं पाई जाती हैं? देखिए, सबसे पहला देखिए वाक छल। वाक का मतलब वाणी, ध्वनियां जो हमारे मुंह से निकलती हैं, वाक ये वही शब्द है जिसकी चर्चा हम पहले दिन से कर रहे हैं। हमारी वाणी में भी एक तरह का छल होता है, धोखा होता है, बनावटीपन होता है, जो दृश्य संकेतों में नहीं पाया जाता लेकिन ध्वनि संकेतों में ही पाया जाता है। कैसे? आप देखिए, किसी को आप देखते हैं, उसके चेहरे से हो सकता है आप ये अनुमान लगा लें कि ये बड़ा थका हुआ है, या ये बहुत इसको शायद भूख लगी है, ये अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रहा होगा। उसके चेहरे के हाव भाव से और उसके चलने या उसके खड़े होने के ढंग से या उसके काम करने के ढंग से संभवतः हम ये अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये जो वो झूठ नहीं बोल सकता, हमारी आंखें देख सकती हैं, दृश्य जो है वो झूठ नहीं बोलता, उसमें छल नहीं होता है, लेकिन वाणी में छल होता है। और उसी भूखे आदमी से आप पूछें कि आपको भूख लगी है क्या, कुछ खाएंगे, हो सकता है वो लिहाजवश कह दे नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो भूख नहीं लगी है, मुझे कुछ बिल्कुल भूख नहीं है। तो इसका ये क्या मतलब हुआ? हम भाषा में वाक्छल होता है, भाषा के माध्यम से हम झूठ तभी तो हम बोल पाते हैं, वास्तविकता कुछ और होती है, हम झूठ बोल देते हैं। या कभी कभी हम क्या करते हैं, व्यंग्य में भी कुछ बातें कह देते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि एक शिक्षक पढ़ा रहा है और उसकी कक्षा, मान लीजिए 1 घंटे की कक्षा है और आधा घंटा बीत चुका है और इतने में कोई एक विद्यार्थी आता है और वो प्रवेश की अनुमति मांगता है, तो शिक्षक क्या करेगा? हो सकता है अनुमति दे, लेकिन साथ में वो ये भी बोल दे आइए बड़ी जल्दी आ गए आप। तो ये क्या है? क्या वास्तव में वो जल्दी आया है? नहीं, ये वाक्छल है। और इस वाक्छल को सुनने वाला भी समझता है। अगर आप किसी विद्यार्थी को जो देर से आया है उसे कहें बड़ी जल्दी आ गए आप, तो वह भी इसे समझ जाएगा कि मैं देर से आया हूं, इसीलिए हमारे जो ये शिक्षक हैं वह हम मुझ पर व्यंग्य कर रहे हैं। और हो सकता है वो उससे सीख ले और अगली बार वैसा ना करे, देर ना करे। तो ये हम भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। हम किसी और माध्यम से इस तरह की बातें या इस तरह की अभिव्यक्तियां हम नहीं कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है वाक्छल। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो साहित्य है वो अधिक से अधिक इस वाक्छल पर निर्भर करता है। आप कविताएं आपने पढ़ा होगा, शायद काव्य शास्त्र में आपने पढ़ा होगा, ध्वनि सिद्धांत जो है उसमें पढ़ा होगा, शब्द शक्तियां होती हैं भाषा की, 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और कहा गया है ना कि व्यंजना जो होती है वही बहुत अच्छी कविता जो है जो व्यंजना का शक्ति का प्रयोग करके लिखी गई है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो व्यंजना जो कि एक वाक्छल है, वो साहित्य में सबसे ज्यादा उसी का प्रयोग किया जाता है और वह भाषा का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। और अब देखिए, यहाँ पर भी देखिए उदाहरण दिए गए हैं नाटकों और फिल्मों में जो संवाद बोलते हैं अभिनेता। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले आप लोगों ने भी देखा होगा कि रामायण सीरियल दिखाया जा रहा था, तो कोई एक व्यक्ति है जो राम के चरित्र का अभिनय कर रहा है। वो राम नहीं है, लेकिन राम जैसा वो कुछ कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है? भाषा के माध्यम से कर पा रहा है। भाषा के माध्यम से वह राम जैसा बोल पा रहा है। वो उसका जो भाषा व्यवहार है वो उतनी देर के लिए एक तरह से छलावा ही है कि वो सबको राम का भाषा व्यवहार प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो ये जो है ये भाषा के माध्यम से संभव है और इसीलिए ये भाषा का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। और दूसरा अभिलक्षण भाषा का यह है कि उसमें निज परखता है। निजता क्या होती है? आपने निजवाचक सर्वनाम पढ़े थे। जैसे ना हम आप
चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। निजवाचक सर्वनाम है ये। तो निजता यानी जो स्वयं को करना होता है उसे कहते हैं ना निजता। ये हमारा निजी अनुभव है, अनुभव भी निजी हो गया। तो जो भाषा होती है वह भी अपने बारे में भी अभिव्यक्तियां कर सकती है। अब हम जो ये कर रहे हैं ये वही तो है। मैं पढ़ा रही हूं आपको भाषा के अभिलक्षण, और वो भाषा के अभिलक्षण मैं किसके माध्यम से पढ़ा रही हूँ? भाषा के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। भाषा के माध्यम से ही मैं आपको बता पा रही हूं कि भाषा ऐसी है, भाषा वैसी है, भाषा की ये विशेषता है, मनुष्य की भाषा की ये विशेषता है और मानवेतर भाषा की ये विशेषता है। किसके माध्यम से? भाषा के उन्हीं अभिलक्षणों का प्रयोग करके, वाक् श्रव्य सरणी के माध्यम से मैं बता पा रही हूँ। और उसमें उसका क्षिप्र विलोपन भी हो रहा है। आप देखिए, आप लागू करके देखिए, जो आप सुन रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उस पर। तो ये जो है ये भाषा की निज परकता है कि भाषा जो है वो अपनी विशेषता अपनी ही माध्यम से बता सकती है, कह सकती है। ये उसका एक अभिलक्षण है। और दूसरा अगला अभिलक्षण जो है वो है अधिगम्यता। भाषा समझी जा सकती है। जो बोल रहा है उसे दूसरा सुनने वाला उसे समझ सकता है। एक बात तो ये है। उसके लिए दूसरी चीज है ये कि वो उस भाषा को सीख सकता है। भाषा अर्जित की जाती है। जब भाषा की हम विशेषताएं पढ़ेंगे, जो आपके पास भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान है, आप उसे घर पे खोलकर देख सकते हैं। तो उसमें आप देखिएगा भाषा की विशेषता में एक जगह लिखा हुआ है, एक विशेषता है इसकी, भाषा अर्जित संपत्ति है। और ये सिर्फ मनुष्य की भाषा ही है और मनुष्य को ही अर्जन करने की इस प्रकार की जो शक्ति या क्षमता या सामर्थ्य है वो प्राप्त है, दूसरों को नहीं प्राप्त है। कैसे नहीं प्राप्त है आप देखिए। हम मनुष्य हैं। मैंने जन्म लिया एक भाषा भाषी समुदाय में, फिर मैं थोड़े अपने जीवन का कुछ वर्ष वहां बिताकर मैं एक दूसरे भाषा भाषी समुदाय में रहने आ गई, यानी गुजरात में गुजराती भाषियों के बीच में। तो मैंने गुजराती भी सीख ली। क्यों सीख ली? क्योंकि भाषा अधिगम्य होती है, मानव भाषा। और यहाँ ये अभिलक्षण सिर्फ मानव भाषा का है। तो मैंने ये भाषा भी सीख ली। हो सकता है अगर मुझे थोड़े 1-2 सालों के लिए फ्रांस में छोड़ दिया जाए तो मैं फ्रेंच बोलना भी सीख लूं, जर्मन भी सीख लूं। और सीख हम वैसे भी सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके बीच में चले जाएं, जिस भाषा को हम सीखना चाहते हैं उस भाषा भाषी लोगों के बीच में हम चले जाएं तो हम और जल्दी सीख पाएंगे। लेकिन जो पशुओं की भाषा होती है, जो पशु हैं, जो दूसरे प्राणी हैं, उनके लिए भाषा जो है वो आनुवंशिक रूप से उन्हें जो मिली है वो वही बोलते हैं। आप देखिए, कोयल, चाहे वो आज के 1000 वर्ष पहले की कोयल हो या आज की कोयल हो, कोयल कूकती ही है। मानव भाषा तो परिवर्तित हो रही है। हम संस्कृत से अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, फिर हमारी भाषा में उर्दू, फारसी भी आ गई, फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजी भी हमारे सामने आ गई और हमारी भाषा के साथ कुछ कुछ शब्द अंग्रेजी के आ गए, या अंग्रेजी भी हम बोलने लगे। लेकिन कोयल हो सकता है कौवे के साथ भी कभी बैठी हो, कभी दूसरे तोते के साथ भी बैठी हो कभी, लेकिन कोयल ने कूकना नहीं छोड़ा और दूसरा कुछ भी काव काव करना नहीं सीखा। कौवे की जो बोली होती है वो उसने नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि उसे आनुवंशिक रूप से वही मिला है। और कोयल, चाहे वो भारत की कोयल हो या पाकिस्तान की हो या कहीं और की हो, वो कूकती ही है। वो ऐसा नहीं है कि वो अफगानिस्तान में उर्दू बोलेगी और भारत में संस्कृत बोलेगी कोयल, नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि मानव भाषा अर्जित की जाती है, लेकिन
प्राणियों को आनुवंशिक रूप से जो भाषा मिली हुई होती है वह उसी का प्रयोग करते हैं, वह सीख नहीं सकते हैं। मनुष्य सीख सकता है। और मैंने दूसरे संदर्भ में भी शायद इस प्रयोग की बात की थी, और यहाँ भी वो प्रयोग लागू होता है कि जैसे एक बच्चे को जब भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया गया तो वो भेड़ियों की बोली बोलने लगा था। क्यों? क्योंकि जो मानव भाषा है वो सुनकर सीखी जाती है। हम सुनते हैं तो जिस तरह से हम सुनते हैं उसी तरह से हम बोलते हैं। इसीलिए तो है ना, मातृभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। हम अपने परिवार में अपने माता पिता से जो सुनते हैं वही हम सबसे पहले सीखते हैं। उस बच्चे ने भेड़ियों को जिस तरह से आवाजें निकालते सुना, उसने वही बोला। तो इस प्रकार ये जो भाषा है वो अधिगम्य है, मनुष्य उसे सीख सकता है, सीख कर, सुनकर, सीख कर उसे अर्जित कर सकता है। अर्जित संपत्ति है, कमाई जाती है। और ये भी तो हम कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि मनुष्य बोलना तो बड़ी जल्दी सीख लेता है, पैदा होते ही 1 साल में सीख लेता है, लेकिन भाषा सीखने के लिए उम्र निकल जाती है। भाषा लंबे समय तक सीखी जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को प्रतिदिन सुधारते हैं। तो यहाँ पर उस तरह की भाषा सीखने की भी बात, उसका व्यवहार हम कहाँ कैसे करें, भाषा का व्यवहार ये व्यक्ति सीखता रहता है अपने परिवेश में, अपने परिवार में, अपने समाज में। तो ये अधिगम्यता जो है ये भाषा का अभिलक्षण है। ये देखो यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है उमाशंकर उपाध्याय ने, कि मनुष्य को ये भी क्षमता होती है कि हम ना कभी कभी हम अपने कोड बदल सकते हैं। कोड बदलना संकेत बदलना होता है, समझ गए? लेकिन प्राणी अपने संकेत नहीं बदल सकते। प्राणी, अब यहाँ पे भी वही कुत्ते के भौंकने की ही मैं उदाहरण लूंगी। वो घबरा कर, डर कर, किसी ने उस पर हमला किया है तब भी वो ऐसे ही भौंकता है। लेकिन हम, हो सकता है कि हम जो है फुसफुसा कर बोल लें या संकेत कर लें, अगर हम पर कोई खतरा हो हम आवाज ना करें, समझ गए? तो मनुष्य में ये क्षमता भी मनुष्य को मिली हुई है कि वो अपने कोड बदल सकता है। या जैसे ये आपके ये होते हैं सीबीआई वाले या गुप्तचर विभाग वाले जो होते हैं, वो किसी बात की जब ये पड़ताल कर रहे होते हैं किसी भी मामले की, तो वो हो सकता है कि सामान्य भाषा में ना कहें किसी अपराधी को कि ये अपराधी है या इसने ये किया है, वो आपस में किसी सांकेतिक शब्द का प्रयोग करें। जैसे अभी जब ये आ रहा था समाचार बहुत सारा बॉलीवुड का, जिसमें ये बता रहे थे कि वहां लोग ड्रग्स लेते हैं, उसमें आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो कोई ड्रग्स के किसी नाम के लिए किसी शब्द का प्रयोग करता है। उनके जो मैसेजेस थे मोबाइल फोन से जो मिले हैं उसमें उसका प्रयोग किया गया है कि दूसरे नाम का। वो सीधे सीधे नहीं कहते थे कि मेरे लिए ड्रग्स भेज दीजिए, वो ऐसा नहीं लिखते थे, वो उसके लिए कुछ और शब्द लिखते थे। तो ये कोड है। मनुष्य ने क्या किया? कोड बदल लिया। मनुष्य में ही एक क्षमता है कि वो अपने संकेत, कोड का मतलब है यहाँ पर संकेत, वो कोड या संकेत बदल सकता है। और ये संप्रेषण प्रणाली जो है ये मानवेतर प्राणियों में नहीं पाई जा सकती है, नहीं पाई जाती है। तो निष्कर्षतः हमने देखा कि जो भाषा के अभिलक्षण हैं वो ये बताते हैं कि मानव भाषा किस प्रकार मानवेतर भाषा से अलग है। कहीं कहीं जो अभिलक्षण मानव भाषा के हैं वो मानवेतर प्राणियों में भी पाए जाते हैं, जैसे वाक श्रव्य सरणी है, मानवेतर प्राणी में भी वही है। जो एक पशु के मुख से जो ध्वनि निकलती है वो दूसरे के कानों तक पहुंच जाती है, तो वो अभिलक्षण तो वहां पे भी पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है यादृच्छिकता, विशेषीकरण, वाक्छल, ये सारी जो हैं ये मनुष्य की भाषा की विशेषताएं हैं, भाषा के अभिलक्षण हैं, जिन पर मैंने पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी और इस हफ्ते भी और विस्तार से मैंने इस पर चर्चा की।